अगला चीज देखते हैं। अगला चीज हमारा है क्या, रेडिकल एक्सिस। हम ये ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस अप टू सर्कल्स, एक सर्कल का रेडिकल एक्सिस नहीं मिलता है, एक दो सर्कल का, अगर हम दो ठो सर्कल लेंगे तो उनका रेडिकल एक्सिस मिलता है। तो क्या होता है रेडिकल एक्सिस, देखते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट from which the tangents to the two circles are of equal length। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग बताओगे मेरे को, ये एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। एक पॉइंट यहां पे हमारा है x1, y1। ये पॉइंट से मैं क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। दो टेंजेंट हो पाएगा, मैं एक टेंजेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ये टेंजेंट, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है सपोज। क्या AB का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है पता है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट जिसको हम बोलते थे। यस सर। क्या होता है? रूट ओवर ऑफ S1। बस, वेरी गुड। तो रूट ओवर ऑफ S1 मतलब x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का रूट ओवर अगर लेंगे तो ये मिलता है हमको AB। इसी का यूज करेंगे, हम देखेंगे रेडिकल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, आगे समझ में सबको यहाँ। अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं कि कैसे निकलता है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। लेंथ सॉरी रेडियस सेम है, ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट ड्रॉ किया हूं ऐसे। तो ये दो सर्कल हो गया। इस सर्कल का इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0 है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, S इज इक्वल टू 0 ही लिखता हूं। और इस सर्कल का इक्वेशन S डैश इज इक्वल टू 0 लिखता हूं। ओके, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, बाहर में एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट, क्योंकि रेडिकल एक्सिस क्या है हमको पता करना है। हमको क्या करना है, पता करना है रेडिकल एक्सिस क्या होता है। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमको कैसे मिले। वो बोल रहा है कि ये रेडिकल एक्सिस क्या होता है, ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट का लोकस, और ये पॉइंट ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट ऐसा पॉइंट एक तो है कि अगर ये पॉइंट से मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, दोनों का लेंथ सेम आएगा। ये टेंजेंट का लेंथ और ये टेंजेंट का लेंथ सेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, h कॉमा ले लेता हूं वो पॉइंट को, तो इससे लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलने से s h कॉमा k रूट अंडर हो सकता है। ये नोटेशन को थोड़ा समझो, यहाँ पे जो मैं S1 लिखता हूं, अच्छा S1 लिख देते हैं, S1 का रूट ओवर आया समझ में, S1 का रूट ओवर यहां से ड्रॉ किया गया है, जो टेंजेंट उस टेंजेंट का लेंथ S1 का रूट ओवर हो जाएगा, S ये बोला है। और यहां से इसका ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो S'1 का रूट ओवर, ये दोनों सेम बोला है ना सवाल में, बोलो समझ में आया क्या? यस। अच्छा, तो अब ये S1 का रूट ओवर कितना आएगा? अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, नहीं लिख सकता ऐसे, 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इसका इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सभी को पता है कि यहाँ पे जो है, कोई मेरे को बताया, आज बोला कि रूट ओवर ऑफ S1 होता है। अब सबको पता है कि S1 का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट को सीधा सीधा पुट कर दिया जाता है सर्कल का ऊपर। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है h के लिए है, h के को सीधा सीधा यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो मिलने वाला क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1y
प्लस C1 इज इक्वल टू S1 डैश क्या हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी ये हमारा F1K है ना, इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस C2। हो गया, समझ में आया इतना? यस। अभी h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर कट गया, तो हमको ये इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, तो 2g1 माइनस 2g2 इंटू h आ जाएगा प्लस 2f1 माइनस 2f2 इंटू k आ जाएगा प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा क्या, ये h और k में रिलेशन। और ये रिलेशन में अगर h हटा के x लिख देते हैं और k हटा के y लिख देते हैं तो वो हो जाता है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आया समझ में? यस। तो हम बेसिकली किए क्या है बताओ? हम बेसिकली क्या किए हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं ना, S1 माइनस S1 डैश 0 कर लिए हैं। क्लियर ना? यस। तो ये S1 और S1 डैश के लिए मैं HK लिखा था, अगर HK हटा के एट द एंड तो मेरे को XY लिखना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर मैं सोचूंगा कुछ नहीं, एक सर्कल का इक्वेशन अगर मेरे को S इज इक्वल टू 0 दिया है, एक सर्कल का इक्वेशन S डैश इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। लेकिन हम थोड़ा अलग नोटेशन में लिखते हैं, ये वाला चीज सबको पता है। अब मैं इसको जो लिख रहा हूं कुछ ऐसा, S1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं थ्योरी बाकी आगे में जो लिखा हूं इसका फॉर्म में लिखा हूं। इस सर्कल का इक्वेशन को मैं S1 इज इक्वल टू 0 ले लेता, इसका इक्वेशन को मैं S2 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, तो फिर हमारा रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में सबको? यस। जस्ट ए चेंज ऑफ नोटेशन। ये नोटेशन मतलब दिस इज अ जनरल नोटेशन, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, और S1 दिया है मतलब कर्व में पॉइंट पुट हुआ है उसका बारे में। लेकिन मैं अभी थोड़ा हल्का से बता रहा हूँ, मतलब अलग ये में बता रहा हूँ, अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, कि S1 का मतलब ये पहला सर्कल का इक्वेशन है और S2 का मतलब सेकंड सर्कल का इक्वेशन है। तो इन दैट केस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। हो गया? अच्छा, जरा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे x और y बैठा देंगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब रेडिकल एक्सिस एक तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, रेडिकल एक्सिस एक तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो लोकस जिसपे वो पॉइंट मूव करता है, ताकि उससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें दो सर्कल को सेम लेंथ का आता है, तो इन दैट केस वो केस में वो हमारा रेडिकल एक्सिस जो है एक लाइन ही होता है। ठीक है? ऑलराइट, अब सुनो, अगर सर्कल में ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हो तो रेडिकल एक्सिस में ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन सर्कल दो तो बाहर बाहर रहेगा, इससे कोई जरूरी तो है नहीं, है ना, अंदर अंदर भी रह सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। तो वो केस में रेडिकल एक्सिस क्या होता है, अगर हमारा सर्कल दो तो इंटरसेक्ट करता है, फिर भी रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला ही है, और कोई फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला। इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग कॉमन कॉर्ड बोल सकते हैं, अगर टच कर रहा है तो उसको हम लोग कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं। मतलब रेडिकल एक्सिस बिकम्स कॉमन कॉर्ड इफ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, एंड रेडिकल एक्सिस बिकम्स द कॉमन टेंजेंट इफ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। ठीक है? तो यह हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ऑलराइट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है रेडिकल एक्सिस का, है ना। तो रेडिकल एक्सिस निकालेंगे कैसे, दो तो इक्वेशन को माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दो सर्कल जैसा दिया होगा उसी से स्टार्ट कर लेंगे। सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो उस समय माइनस नहीं करेंगे, पहले दोनों का कोफिशिएंट को सेम करेंगे। मतलब एक ठो का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया है, दूसरा का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दिया है, तो रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगा माइनस करने से।
तो दोनों को या तो 2 स्क्वायर कर देंगे या फिर दोनों को x स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? पहला पॉइंट यही है कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए ऑल्दो वी आर सबट्रैक्टिंग टू सर्कल्स, लेकिन वहां पे हमको ये चीज का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो दो सर्कल जो है वो दोनों सर्कल का इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। पहला सर्कल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, दूसरा सर्कल का इक्वेशन में भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वही होना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इफ S and H dash 0 intersect with real and distinct point, अगर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then radical axis is the common chord। जैसे ये वाला सिचुएशन बता रहा था, radical axis is the common chord। ये radical axis जो है ये हमारा common chord हो जाएगा। Next, if S and H dash touch each other, then radical axis is the common tangent। मतलब अगर टच कर रहा है तो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा क्या? कॉमन टेंजेंट। टच कर रहा है तो ये कॉमन टेंजेंट, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक है? द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ये एक नया चीज। मान लेते हैं एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस ये बना, ये दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस ये बना। ये सर्कल का सेंटर ये है और ये सर्कल का सेंटर ये है। दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन मिला ये रेडिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में? यस सर। इस केस में भी होगा, इस केस में भी होगा। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। नेक्स्ट, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स। अगर 2 सर्कल का बजाय 3 सर्कल है तो उनका रेडिकल एक्सिस का फॉर्म में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्कल ऐसा है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। तो हमारे लिए इस पेयर के लिए हमको रेडिकल एक्सिस मिलेगा। ये पेयर जो है इसके लिए रेडिकल एक्सिस मिलेगा, ये पेयर के लिए एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा और ये पेयर के लिए एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा। ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक जगह में पास करते हैं। ये तीनों रेडिकल एक्सिस जो है ना वो एक जगह में पास करते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। और ये पॉइंट जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेडिकल सेंटर। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट का, ये दोनों सर्कल से रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालो, है ना? ये दोनों सर्कल से रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालोगे तो s1 - s2 0 हो जाएगा। वो तो लाइन ही मिलेगा, मतलब x और y में इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों सर्कल से रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालो, s1 - s3 0, ये लाइन मिल गया। फिर दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये रेडिकल सेंटर जो है ना, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर तीनों में से सेम डिस्टेंस में रहता है। ओके? ये रेडिकल सेंटर ये तीनों सर्कल का सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहता है। तो हमारा एक ट्रायंगल बना। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कमस्क्राइबिंग दिस 3, ये तीनों को सर्कमस्क्राइब करके अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मतलब ये ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करके सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो सर्कल है ना, ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनल रहेगा। आया समझ में? यस सर। मतलब द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स आर एट ए सेम डिस्टेंस, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिकल सेंटर। और अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं
टेकिंग दिस एज सेंटर, दिस एज रेडियस, या फिर हम बोल रहे हैं सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्रायंगल, तो ये जो सर्कल बना दिस विल बी द ऑर्थो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोगोनल टू ऑल द थ्री सर्कल्स। गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. तो अगर हमको कभी ऐसा सवाल पूछता है कि 3 तो सर्कल है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि तीनों को ऑर्थोगोनल है, सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि तीनों को ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या निकालने वाले हैं? हम रेडिकल सेंटर निकालने वाले हैं। समझा? हम निकालेंगे रेडिकल सेंटर। कैसे निकालेंगे? पहले दो सर्कल को माइनस कर देंगे, एक लाइन मिल जाएगा, दूसरा दो बाकी नेक्स्ट दो सर्कल को माइनस कर देंगे। यहाँ पे s1 माइनस s2 0 करो, एक लाइन का इक्वेशन मिला, s1 माइनस s3 0 करो, एक दूसरा लाइन का इक्वेशन मिला। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसको निकालूंगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s2 माइनस s3 0 करो, ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालोगे तो रेडिकल सेंटर मिलेगा। सेंटर मिल गया, 3 तो सर्कल का इक्वेशन तो दिया होगा, किसी का भी सेंटर उठा लेना, ये रेडियस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब सेंटर मिला, रेडियस मिला, तो इक्वेशन मिल ही जाएगा। वो जो सर्कल है वो मतलब हम जो पहला क्लास में जो पढ़े थे सर्कल का x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसे ये सर्कल का इक्वेशन मिल गया। ये तीनों को ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट, रेडिकल एक्सिस ऑफ two circles will bisect their common tangent। ठीक है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स विल bisect their common tangent। अगर कॉमन टेंजेंट होगा तो उसको बाइसेक्ट करता है। कॉमन टेंजेंट बोलने से क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये टच कर रहा होगा, दूर दूर से भी होगा। हम लोग पढ़े थे ना कॉमन टेंजेंट के बारे में, ऐसे ये कॉमन टेंजेंट हो गया एक तो, ठीक है। और अगर रेडिकल एक्सिस करे ड्रॉ करोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। समझ में आया मेरे बात? Yes, sir. चलो, तो विद दिस हम लोग चलो कुछ और सवाल करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। दो सर्कल दिया है, तुमको बोला है कि दोनों जहां इंटरसेक्ट करते जो जो पॉइंट में, उसी पॉइंट का थ्रू में जो लाइन गया है उसका इक्वेशन निकालो। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रेडिकल एक्सिस से निकालो। समझ में आया ना? मतलब ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये लोग जहां जहां इंटरसेक्ट किए उसका थ्रू में जो लाइन जाएगा उसका इक्वेशन निकालो। ये तो कॉमन पॉइंट ही हो गया। और हम जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े कि अगर रेडिकल एक्सिस अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड। आया ना समझ में? Yes, sir. तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, द लाइन passing through the point of intersection of two circles is the common chord and also the radical axis। और दिमाग लगाना नहीं, बस ये रेडिकल एक्सिस हो गया, खत्म। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है कैसे? s माइनस h डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं s लिख लिया, इसको मैं h डैश लिख लिया, इसको s लिख लिया, इसको h डैश लिख लिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन
इज s minus h dash is equal to 0 implies s का वैल्यू हो गया x square plus y square minus 4 minus h dash, उल्टा माइनस करने से भी चलेगा, x square plus y square minus 2y plus 2 is equal to 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, -4 plus 2y minus 2 is equal to 0, या फिर ऐसा बोल लो ये क्या हो गया, 2y minus 6 is equal to 0, या फिर y minus 3 is equal to 0। समझ में आया? Yes sir। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड हो गया, या फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो ये स्टेटमेंट जो बता रहा है वो स्टेटमेंट रेडिकल एक्सिस ही बता, मतलब क्या नाम है, हाँ रेडिकल एक्सिस ही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल दिस एंड दिस सो दैट दिस कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब जो प्रॉपर्टी में पढ़े थे उसको भी प्रूव करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। पहले तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बोल के प्रूव करो। चलो देखते हैं। पहला सर्कल x square plus y square minus 4x minus 2y minus 31 is equal to 0। दूसरा सर्कल 2x square plus 2y square, उसके बाद क्या है minus 6x plus 8y minus 35 is equal to 0। अब सवाल है कि यहाँ पे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिलेगा कैसे। ये s और ये h डैश है, मैं इसको s और इसको h डैश नहीं लूंगा अभी। दिस इज s, दिस इज h डैश, ऐसा मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अब अगर s माइनस h डैश करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, समझा? तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल। हमको ये देखना पड़ेगा, क्या चीज देखना पड़ेगा कि दोनों में x स्क्वायर का और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दोनों में बोलने से इस इक्वेशन में और इक्वेशन में, इसमें x स्क्वायर इसमें x स्क्वायर इतना है सेम होना चाहिए, और y स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली सेम होगा सर्कल है। तो अभी नहीं है, मतलब अब हम लोग s और h डैश नहीं लिख पाएंगे, मतलब s माइनस h डैश करेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो है उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इंप्लाइज 2 डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8y प्लस 4y माइनस 35/2 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको मैं h डैश लिख सकता हूं, ये वाला पार्ट को मैं h डैश लिख सकता हूं। आया समझ में सबको? यस। तो यहां से नहीं लिख सकता। अच्छा, अगर सवाल में मेरे को खाली बोलता है कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालो, खाली रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालो, या फिर कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालो, या फिर कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालो पूछता, खाली वही पूछता, तो फिर मैं इस पे 2 मल्टीप्लाई कर देता, वो भी काम बन जाता। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देने से भी काम हो जाता, माइनस कर देते उसके बाद। इसमें 2 डिवाइड किए तो क्या यहाँ पे 35/2 आ रहा है, रेशनल का फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसको स्किप अवॉइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे उसका आगे भी कुछ पूछा है, उसके लिए मेरे को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ा। इसके आगे भी पूछा है कि परपेंडिकुलर है प्रूफ, तो फिर उनका सेंटर तो चाहिए मेरे को दोनों का, तो इसको जनरल इक्वेशन में लिखना जरूरी हो गया। लेकिन अगर खाली रेडिकल एक्सिस पूछता तो फिर मैं इस पे 2 मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकता था। आया मेरे बात समझ में? यस। 1 करना जरूरी नहीं है, इक्वल करना जरूरी है। लेकिन इसमें और भी कुछ पूछा है जिसमें मेरे को सेंटर चाहिए, तो सेंटर चाहिए इसका मतलब है कि मेरे को जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस। क्लियर? लिखते हैं अभी। सो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड,
इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये दोनों को माइनस करते हैं, s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा माइनस कर लेता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर वैसे कट गया, ये माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा माइनस x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y, और ये हो जाएगा माइनस 31 हो जाएगा प्लस 35 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 12y, ओके, माइनस 62 प्लस 35 इज इक्वल टू 0, या फिर ये बन गया हमारा 2x प्लस 12y, ये आ रहा है कितना 27 आ रहा है क्या, माइनस 27 इज इक्वल टू, Yes, sir. Minus. गॉट इट। Yes, sir. तो बोल रहा है कि ये जो है सेंटर दोनों को ज्वाइन करने से जो एंगल मिलता है उसको परपेंडिकुलर है। Sir, plus 27. हाँ लेकिन अच्छा प्लस 27 होगा, माइनस ठीक है। दो लाइन है, ये कॉमन पर हो गया हमारा, इसका इक्वेशन मिल गया 2x प्लस 6y नहीं 12y, 2x प्लस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे जो लाइन मिलता है उसका इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नहीं चाहिए हमको, परपेंडिकुलर चाहिए, तो स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, इसका स्लोप निकाल देते हैं, C1 C2, इसको एक काम करते हैं AB लिख देते हैं, ये हमारा AB का इक्वेशन हो गया। अब हमको इसलिए C1 और C2 भी तो चाहिए, तो इसका सेंटर कितना होगा C1 हो गया हमारा 2,1, ओके 2,1, इसका सेंटर C2 3/2, 3/2, -2, ठीक है, ये मिल गया हमारा। लिखते हैं अभी स्लोप ऑफ AB निकालते हैं, स्लोप ऑफ C1 C2 निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ C1 C2। तो स्लोप ऑफ AB M1 लिख देते हैं ना उसको, इज इक्वल टू माइनस A बाई B होता है, सबको याद है? Yes, sir. तो -1/6, AB का स्लोप हो गया -A बाई B, दैट इज -1/6। स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 और C2 लिखा है, y2 minus y1 -2 -1 by x2 minus x1, 3/2 -1 नहीं -2, तो ये हमको मिला -3, नीचे में मिला -1/2 जो कि हो गया 6, ठीक है। तो M1 into M2 is equal to -1/6 into 6 is equal to -1, therefore AB perpendicular to C1 C2। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। So that this touches the circle this and this at the point where the two circles touch each other। तो हमको बोला है क्या, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है, ये लाइन का जो इक्वेशन दिया है जो कि x plus y is equal to 2 है, बोला है कि ये दोनों सर्कल को टच कर रहा है at the point of intersection, नहीं, at the point where the two circles touch each other, मतलब ये दो सर्कल टच कर रहा है each other, these two circles are touching each other। तो अगर टचिंग each other है तो उनका कॉमन टेंजेंट आएगा एक तो, है कि नहीं? Yes. That common tangent is the radical axis।
हमको सवाल में बोला है कि ये दोनों को टच कर रहा है बोल के प्रूव करो। प्रूव कर सकते हैं। सेंटर से रेडियस, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और रेडियस होना चाहिए, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये होगी। लेकिन हम इतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे, क्योंकि हम रेडिकल एक्सिस पढ़ चुके हैं। तो हम बता सकते हैं कि अगर ये दोनों का सर्कल का रेडिकल एक्सिस जो है, ये दोनों का सर्कल का रेडिकल एक्सिस यही हो गया तो टच कर रहा है बोल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ना ये सर्कल दोनों टच कर रहा है कि नहीं। अगर दो सर्कल टच करता है तो उनका कंडीशन क्या होना चाहिए, C1 C2 जो है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होना चाहिए या फिर R1 माइनस R2 होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे ये दोनों टच कर रहा है कि नहीं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2 है। दूसरा हो गया क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद कितना है प्लस 3x प्लस 3y, ओके, माइनस 2 इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का जो ना सेंटर हो गया हमारा 0 0, और इसका रेडियस जो है ना वो R1 √2 हो गया। ये सर्कल का सेंटर हो गया हमारा -3/2 -3/2। मेरे को लगता है समझ में आ रहा है। यस सर। और रेडियस जो है ना निकालना पड़ेगा। R2 इज इक्वल टू 9/4 प्लस 9/4 प्लस 8 इसका रूट ओवर। तो 9/4 प्लस 9/4 हो गया हमारा 18/4, 18/4 प्लस 8 50/4, 50/4 मतलब रूट ओवर 25/2। सही लिख रहा हूं ना, 9/4 प्लस 9/4 यस सर। सही है। तो 50/4 का रूट ओवर, 50/4 का रूट ओवर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 5√2 बाय 2, 5√2/2। मतलब अगर हम R1 प्लस R2 करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे तो इट शुड कम टू यू एज √2 प्लस 5√2/2। मतलब कितना हो जाएगा 6√2/2, मतलब 3√2। R1 R2 देखते हैं नहीं, 7/2। अच्छा 7√2/2, ओके 7√2/2 आ रहा। देखते हैं R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, C1 C2 कितना आ रहा है देखते हैं। C1 C2 इज इक्वल टू 9/4 प्लस 9/4 रूट ओवर इज इक्वल टू 18/4 का रूट ओवर इज इक्वल टू व्हाट इज इट 3√2/2। तो R1 प्लस R2 में तो नहीं आ रहा, R1 माइनस R2 में हो सकता है, आ रहा है ना। यस सर। हाँ लिख सकते हैं एज C1 C2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। आ गया समझ में सबको? यस। इंटरनल टच कर रहा है, बड़ा सर्कल ये सेकंड वाला है, उसका अंदर में छोटा सा सर्कल है। ये वाला सर्कल जो है इसका रेडियस √2 है, इसका रेडियस 5√2/√2 है। तो मतलब सेकंड सर्कल बड़ा है, फर्स्ट सर्कल छोटा है। तो हम ये प्रूव कर लिए कि टच कर रहा है, कहीं ना कहीं टच कर रहा है। जैसे ये मान लेते हैं बाहर वाला सर्कल है, ये हमारा अंदर वाला सर्कल है, कहीं ना कहीं टच कर रहा है। यहाँ पे हमको चाहिए कॉमन टेंजेंट, ये जगह में हमको चाहिए क्या, कॉमन टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो ये टेंजेंट जो है ना नथिंग बट रेडिकल एक्सिस है। ये हमारा कॉमन टेंजेंट भी है और ये हमारा रेडिकल एक्सिस भी है। ओके, तो लिख सकते हैं टच ईच अदर इंटरनली, सो कॉमन टेंजेंट will be the radical axis.
और रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं? माइनस कर देते हैं। इसको मैं s लिख देता हूं, इसको मैं h डैश लिख देता हूं, इसको मैं s लिखता हूं, इसको h डैश लिखता हूं। इक्वेशन इज s माइनस h डैश इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये हमारा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y सॉरी प्लस 3x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, तो ये माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 3y, ये हमारा प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसा बोल लो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो हम बोल सकते हैं कि therefore this line is touching both the circles। क्लियर? यस सर। सर बोलो। इसमें तो ये नेसेसरी नहीं था निकालना कि इंटरनली एक्सेप्ट कर रहा है या एक्सटर्नली। मैं थोड़ा कंफर्म होना चाहता था। ऐसे तो हम निकाल देंगे, सुनो, ऐसे तो हम निकाल देंगे ये दोनों, ये प्रूव करने के लिए बोला है तो अलग बात है। ऐसे तो ये दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है, क्या जरूरी है कि वो टेंजेंट ही होगा? नो सर। 3 केस हो सकता है ना। दो सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है उस पे 3 केस आ सकता है। ये केस आ सकता है, ये तो रेडिकल एक्सिस है, ये भी रेडिकल एक्सिस है, ये 3 केस आ सकता है रेडिकल एक्सिस में। तो अगर हम s माइनस s1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो रेडिकल एक्सिस तो निकल गया, लेकिन क्या कंफर्म है कि वो टेंजेंट है? मतलब हम अगर ये निकालेंगे, ये तो रेडिकल एक्सिस मिल गया, बट ये टेंजेंट है बोल के कैसे कंफर्म करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ये टेंजेंट है बोल के कंफर्म नहीं कर सकते, और वो भी कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट में भी आ सकता है ऐसे, मान लेते हैं ये केस हो जाता, मान लेते हैं, सॉरी और रेडिकल एक्सिस में ये नहीं आएगा, अलग बात है, रेडिकल एक्सिस ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन टेंजेंट ये भी तो हो सकता है, ये लाइन दोनों को टेंजेंट है और टच भी नहीं किया है, समझ रहे हो? यस सर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ये हमको दिखाना जरूरी था कि वो दोनों टच कर रहे हैं, वो दोनों टच कर रहे हैं। क्योंकि वो दोनों टच कर रहे हैं, इसका मतलब रेडिकल एक्सिस ही कॉमन टेंजेंट होगा। यस सर, यस। तो ये जस्टिफाई करना जरूरी था कि ये दोनों टच कर रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस ही कॉमन टेंजेंट होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? यस सर, यस। चलो अगला सवाल। If one of the diameter of the circle, this one, is a chord to the circle this, find the radius of the circle। ठीक है, अभी हमको क्या बोला है कि एक सर्कल, एक सर्कल दिया है, इसका कोई एक डायमीटर है, इसका कोई डायमीटर है, कुछ भी डायमीटर हो सकता है, ये किसी एक और सर्कल का कॉर्ड है, ये किसी एक और सर्कल का कॉर्ड है। जैसे मान लेते हैं एक और सर्कल ये हो गया, है ना, ये येलो वाला सर्कल का कॉर्ड है ये। मेरे को बताओ कि ये जो सर्कल मान लेते हैं मैं s इज इक्वल टू 0 लिखता हूं, और ये सर्कल को मैं s इज इक्वल टू s डैश इज इक्वल टू 0 लिखता हूं, और ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर का नाम मैं लेता हूं a और b। ये डायमीटर का नाम मैं a और b लेता हूं। अच्छा, ये सर्कल का सेंटर भी दिया है हमको, ये सर्कल का सेंटर भी दिया है 2, 1। तो मेरे को बता सकते हो कि
AB का क्या रिश्ता है A सर S डैश में? What is the relation of AB to the circle S is equal to 0 and S dash is equal to 0? क्या रिलेशन है? कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड का मतलब ये रेडिकल सेंटर ही है, सॉरी रेडिकल एक्सिस ही है। यस सर। तो मतलब अगर मैं ये सर्कल का इक्वेशन लिख लूं, ये सर्कल का इक्वेशन लिख लूं जो कि दिया है मेरे को, ये सर्कल का मैं इक्वेशन लिख लूं, ये सर्कल का इक्वेशन, इसका रेडियस नहीं दिया, रेडियस r मान के इक्वेशन लिख लूं, तो फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। और अगर ये लाइन का इक्वेशन मिल गया, ये लाइन क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है तो उसका सेंटर देके पास करेगा, तो उसमें जो ऑर्डिनल क्वांटिटी है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर कर सकते हो। और मैं लिख रहा हूं अभी पहला सर्कल का इक्वेशन जो लिख रहा हूं उसको, S is equal to x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 is equal to 0. Let equation of the circle with center 2, 1 is x minus h whole square, x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to r square. Let क्यों लिखेंगे? Let छोड़ दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center 2, 1 is this one. इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, x square plus y square minus 4x minus 2y minus r square is equal to 0. क्या समझ में आया सबको? यस सर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नहीं वैसे भी चलेगा, इसको h dash का नाम मैं दे देता हूं, इसको h dash का नाम दे देता हूं। Alright, as the diameter is the chord to the circle, लिख सकते हैं as diameter AB is chord to h dash is equal to 0, so it is the radical axis. So equation of AB is, बोलो AB का इक्वेशन क्या होगा? ये दोनों को माइनस करेंगे ना, S minus h dash is equal to 0 implies इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो minus 2x plus 4x, तो 2x हो गया, minus 6y plus 2y minus 4y हो गया, 6 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या रहे? नो सर। अब ये जो है ना पास कर रहा है इसका सेंटर से, इसका सेंटर कितना है? सेंटर इज इक्वल टू 1,3। It passes through 1,3 implies, इसके जगह में 1 पुट करेंगे तो 2 minus 12 plus 6 plus r square is equal to 0, 6 plus 2 8, उधर चले गया 4 हो गया, r square is equal to 4, r is equal to 2। क्लियर है? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ओके, ये कॉमन कॉर्ड का जो
देखें तो उसका लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, देखते हैं कैसे निकालेंगे। बता देता हूं पहले, कॉमन कॉर्ड बोला है मतलब इंटरसेक्ट तो कर ही रहा होगा। तो ये हमारा दो सर्कल है, कॉमन कॉर्ड, ये हमारा, अरे यार, ये हमारा कॉमन कॉर्ड हो गया। ठीक है, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। मतलब ये तो रेडिकल एक्सिस हो गया। कॉमन कॉर्ड बोलने से क्या, यहां से यहां तक। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना निकालने के लिए बोला है। हमको दो सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हमको बोला है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है बताओ। ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना है बताओ। मैं बता रहा हूं, सुनो। निकालने का दो तरीका है। ओके, सबसे पहले तो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकल जाएगा जो कि हमारा रेडिकल एक्सिस ही होता है। आया समझ में? तो ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास दो रास्ता है। इसके बाद हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता जो हम लोग पहले से करके आ रहे थे, क्या, ये हमारा लाइन हो गया जो सर्कल में पढ़े थे। लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बाय ए सर्कल, लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय ए सर्कल। तो ये जो होता है, हम कैसे निकाले थे याद करो। हम निकाले थे कैसे, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचे थे, ये P निकला था, ये R निकला था, ये हम A, B और P का नाम दिए थे। तो B, P का वैल्यू निकाले थे रूट अंडर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये सर नो, यस सर, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो 2 इंटू रूट अंडर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये एक कंसेप्ट है जिससे निकाल सकते हैं। ये निकलने का बाद, ये लाइन के इक्वेशन निकलने का बाद दूसरा क्या होता है, ये लाइन को, ये सर्कल को सॉल्व कर लो। मतलब लाइन का इक्वेशन तो दिया होगा, उसमें से y का वैल्यू निकाल लो। y का वैल्यू निकालोगे तो पुट कर दोगे सर्कल के इक्वेशन में, तो x का, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकलेगा। तो उसको सर्कल के इक्वेशन में पुट करोगे तो x स्क्वायर का फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसमें से कि दो ठो x का वैल्यू मिलेगा। एक ठो x यहाँ पे, यहाँ के लिए है, एक ठो x यहाँ के लिए है। फिर जो x का वैल्यू मिला होगा उसको हम लाइन का y का वैल्यू में पुट कर देंगे, तो y का यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ का y का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो पॉइंट मिला तो डिस्टेंस थोड़ा यूज कर सकते। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम रेडिकल एक्सिस से क्या काम कर रहे हैं, रेडिकल एक्सिस पे पढ़ रही है। इसका मतलब पहले हम ये लाइन का इक्वेशन तो निकालें। उसमें जो हम पढ़ रहे थे सर्कल में, उसमें ये इक्वेशन दे दिया था लाइन का। अब हमको इक्वेशन ही पता नहीं, तो पहले इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद और रेडिकल एक्सिस का काम कुछ नहीं, खत्म, उसमें जाएंगे हम। तो दो मेथड हो गया, एक तो 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक हो गया हमारा क्या, सॉल्व करके निकालना। समझ में आया मेरे बात? यस सर। चलो फिगर पे ड्रॉ कर देंगे तो हमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगा लिखते समय। इसको s इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं, s डैश इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड is s minus x dash is equal to 0, ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 2x minus 4y is equal to 0, या फिर x is equal to 2y। x minus 2y is equal to 0 भी बोल सकते हो। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं लिख लूंगा x is equal to 2y, लिख लूंगा x is equal to 2y, दोनों मेथड में करके दिखा देता हूं। x is equal to 2y, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, s की जगह में 2y, s की जगह में 2y पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गंदा सा वैल्यू निकलना छोड़ दो, इस पॉइंट इतना थोड़ा नहीं करेंगे। तो ये गंदा सा वैल्यू दे रहा है, मतलब रूट फुट के फॉर्म में कुछ आएगा। इसको हम दूसरा मेथड में करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। पहला सर्कल का सेंटर निकल जाएगा। 2 हो जाना चाहिए ना सर, क्या -2 हो जाना चाहिए, 2x - 2y। 2x माइनस 2y हो रहा है। यस सर। ओ, तो फिर वो निकल जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब ये जगह में मैं गड़बड़ कर दिया। x माइनस 2x माइनस 2y, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो फिर निकल सकता था शायद, देखते हैं, 2y स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर, जो भी बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। नहीं, वो भी अच्छा वैल्यू नहीं दे रहा है कुछ, हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर निकाल लेते हैं। पहला सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, 1 2। रेडियस कितना हो रहा है, 1 प्लस 4 माइनस 1 रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 5। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। तो ये हमारा R1 हो गया जो कि √5 है, ये हमारा C1 हो गया जो कि 1,2 है। तो दिस इज वन इज ABC, इसको C लिख देते हैं, AB तो लिखा हुआ है, इसको P लिखते हैं। ठीक है, तो अभी निकालते हैं CP कितना है। CP इज इक्वल टू, CP बोलने से ये डिस्टेंस है, हम सबको पता है कि पॉइंट पुट करना पड़ता है सीधा सीधा। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 1 का रूट ओवर, मॉड ले लेते हैं तो 1 बाय √2 आएगा। क्लियर? ये जो CP है, दिस इज नथिंग बट स्मॉल p। Therefore length of the common chord, therefore length of the common chord, जब R1 का 2 आ रहा है, length of common chord, हाँ 2 लिख देते हैं। length of the common chord is equal to, अच्छा यहाँ पे 2 लिख देते हैं, √5 लिखाऊं तो उसको 2 लिख देते हैं। ओके, लेंथ ऑफ द कॉमन chord कितना हो जाएगा, 2 into रूट अंडर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये शायद सही है। यस सर। तो इसमें खाली r1 स्क्वायर कर देता हूं। सो दैट विल मेक इट व्हाट, 2 into रूट अंडर r1 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस p स्क्वायर मतलब 1/2 हो गया। तो ये बन गया 2 into, इट इज 7 माइनस 2, 7/2 रूट ओवर। 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 2 into रूट ओवर ऑफ 14/2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14 यूनिट्स। हो गया ना? यस सर। तो दो सर्कल का भीतर में कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हमको रेडिकल एक्सिस का हेल्प लेना पड़ा, ताकि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकल जाए। उसके बाद हम लोग नॉर्मली जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। तो इस केस में किए थे, हम चाहेंगे तो ये सर्कल से भी निकाल सकते थे, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है, जिसमें करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस वन। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस वन। हमको सर्कल का इक्वेशन क्या दिया थोड़ा देख लेते हैं। x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इसमें ध्यान से देखो कि ओरिजिन जो है ना, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा 0,0, तो सर्कल का इक्वेशन को मैं अगर लिख देता हूँ कुछ ऐसा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें सर्कल का इक्वेशन पुट कर देता हूँ, सेंटर पुट कर देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इसमें ओरिजिन का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलता है हमको, 49
+1 -25 इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0। ये मैं इसीलिए पुट किया कि मैं देखना चाहता था कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल का रिस्पेक्ट में कौन सा जगह में है, और हम पुट करके देख लिए कि ये ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब सर्कल का रिस्पेक्ट में कौन सा जगह में है, सर्कल का अंदर है या अंदर सर्कल है या बाहर है? बाहर। तो ये हमको सवाल में बोला है कि ये सर्कल है और ये हमारा पॉइंट है जो कि ओरिजिन है 0 0। ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन हो गया, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन सर्कल है। तो ये जो पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल को। ये टेंजेंट हो गया, ये हो गया टेंजेंट। एक टेंजेंट और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बन गया दूसरा टेंजेंट। अब सवाल में बोला है कि ये जो टेंजेंट दोनों में जो एंगल मिलता है वो बताओ। समझ रहे हो, ये टेंजेंट दोनों में जो एंगल मिला ये बताओ। ओके, ये वाला एंगल कितना है बताओ, ये पूछा। तो मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखो। निकालने का तरीका हमारा दो है। एक केस में अगर हमारा स्टैंडर्ड एंगल निकलता है तो हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, इसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। ये केस में हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। ये ट्रायंगल का बारे में कुछ आइडिया तो हो रहा होगा हमको। इसका पॉइंट का नाम तो O दे देते हैं, ये पॉइंट O हो गया। इस पॉइंट को C दे देते हैं, इस पॉइंट को P दे देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, सबको पता है ना? ये एंगल 90 डिग्री सबको पता है। अच्छा, ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ भी सबको पता है कि ये 5 हो रहा है। ये लेंथ 5 हो रहा है क्योंकि सर्कल का इक्वेशन में रेडियस दिया है 5। अच्छा, ये पॉइंट जो है हमको दिया है 7, 1 7, -1 दिया है शायद। हाँ, 7, -1 दिया है। तो ये डिस्टेंस भी हमको पता चल गया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5√2 है। तो ये मेरे को एक तो अच्छा वाला रिजल्ट दे रहा है। ये एंगल को अगर बात करेंगे तो आई कैन फाइंड आउट दिस थीटा। थीटा को डबल करेंगे तो 2 थीटा मिल जाएगा। ये सर नो? तो कहने का मतलब है कि यू जस्ट चेक इट लाइक दिस कि ये लेंथ, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है और मैं यहां पे अगर ले देता हूं sin थीटा, sin थीटा इज p/h होता है ना? यस सर। तो p 5 है, b हो गया 5√2, तो 5/5√2 हो गया sin थीटा का वैल्यू। तो इन दैट केस sin थीटा का वैल्यू 5√2 अगर हो गया 5/5√2 तो थीटा 45 डिग्री हो गया और 2 थीटा जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। आ गया समझ में? यस सर। चलो ये फिगर ड्रॉ कर लो। The point lies outside the circle, so two tangents can be drawn as so. ओके, बाकी यहां पे फिगर में OC इज इक्वल टू √7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। ओके, C1P इज इक्वल टू 5 इन ट्रायंगल OCP sin थीटा is equal to CP by OC. That makes it 5/5√2 is equal to 1/√2 implies theta is equal to 45 degree. रेडियन में भी लिख सकते हो। Therefore, angle between the tangents is equal to 2 theta is equal to 90 degree। हो गया?
एक अलग उपाय भी है, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के बाद वो पेयर ऑफ लाइंस जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे उसका फॉर्म में आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 उस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसका भीतर में एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस छोड़ दो, मॉड ले लो ना, 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b। ओके, ये सवाल एक देखो, ये सवाल हम उसमें करेंगे जो अभी मैं बता रहा था। क्या बोल रहा है कि find the condition that for which the tangent drawn from origin to the circle this one are perpendicular। एक सर्कल का इक्वेशन हमको दिया है और ओरिजिन इसका बाहर ही है, क्यों मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही हो रहा है। सर्कल का इक्वेशन अगर देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस पे मैं 0 0 पुट कर देता हूं तो आ जा रहा है कितना, h स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ओरिजिन बाहर में है। तो इन दिस केस हमको बोल रहा है कि कंडीशन बनाओ ताकि ये दो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर हो आपस में, ये दो टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर हो, तो कंडीशन बताओ। तो मैं काम करता हूं OAB, OA और OB का इक्वेशन एक से लिखता हूं जिसको कि पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ pair of tangents OA and OB is S1 is equal to T square। याद आ रहा है, ये पढ़े थे हम लोग। यस सर। S1 is equal to T square। S होता है क्या, O इक्वेशन जो दिया है that is your S हो गया ये इक्वेशन। मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx प्लस माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर, ये हो गया हमारा s। h डैश क्या होता है, पॉइंट पुट करने का बाद, पॉइंट पुट करेंगे तो s का जगह में 0, y का जगह में 0, तो मतलब खाली h स्क्वायर ही बचेगा। गॉट इट ना, इज इक्वल टू टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बोलो, x के जगह x स्क्वायर के जगह में x1 मतलब 0 प्लस y स्क्वायर के जगह में y1 वो भी 0 है ना। उसके बाद क्या होता था, x के जगह में x प्लस x1 बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2r इंटू x प्लस 0 बाय 2। अरे समझ में आ रहा है, यस सर। माइनस 2h इंटू y प्लस 0 बाय 2 प्लस h स्क्वायर। तो ये टेंजेंट हो गया, होल स्क्वायर इसका कर देना है हमको। ओके, सो दिस इज गिविंग मी व्हाट नाउ, लेट अस राइट इट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर होल इनटू h स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जरा देखते हैं, थोड़ा बाहर में मैं सिंपलीफाई करके स्क्वायर कर दूंगा, है ना, 2 2 कट गया, इसको लिख देता हूं इज इक्वल टू माइनस rx माइनस hy प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ गया। तो r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2rhxy प्लस 2bc मतलब माइनस 2h3y प्लस 2ca मतलब माइनस 2h स्क्वायर rx। बोलो रे, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तुम लोग समझ जाओ। हम लोग का ये जो इक्वेशन मिला ना, ये कुछ ऐसा मिला, सबको एक तरफ लेकर, चलो वो लाइन लिख देता हूँ। एक तरफ लाओगे तो कुछ ऐसा होगा, इसको इस तरफ लाओगे x स्क्वायर कॉमन लोगे तो आ जाएगा कितना, h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। फिर xy वाला लिख लेते हैं, माइनस 2rh
एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हाँ वाई स्क्वायर खाली यहाँ पे है ना, यहाँ तो वाई स्क्वायर है ही नहीं क्या? अच्छा ये वाई स्क्वायर है, ये बोला हमारा वाई स्क्वायर है। ओके तो ये आ जाएगा हमारा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो h टू द पावर 4 हो रहा है ना, नहीं वो कैंसिल हो जा रहा है क्या? यस सर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर रहा नहीं रहा। ओके बाकी जो भी है उसके बाद x का फॉर्म में जो रहेगा, y का फॉर्म में जो रहेगा और c का फॉर्म में जो रहेगा। तो बोला है कि ये हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ लाइंस, ये हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ लाइंस, सॉरी ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ही तो है। हमको बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है का मतलब क्या हो गया कि a प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। as these lines are perpendicular so a plus b is equal to 0 होना चाहिए। लास्ट क्लास पढ़े थे पेयर ऑफ लाइंस में, तो a का वैल्यू हो गया हमारा h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब h इज इक्वल टू प्लस माइनस r। बोलो समझ में आया सबको? यस सर, क्लियर ना? यस सर। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस। चलो ये क्वेश्चन हम लोग कर ही लेंगे, मैं थोड़ा इसको दूसरा वाला बताता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट फ्रॉम 1 to the chord of contact of this one। तो एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है और इसका बाहर में एक पॉइंट है। बाहर में कैसे पॉइंट पता चल रहा है, तो 1 2 पुट करेंगे तो ये 1 + 4 5 हो रहा है, 5 - 4 1 आ रहा है, 1 > 0। तो ये पॉइंट से हम क्या किए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट यहाँ पे आ गया, एक टेंजेंट यहाँ पे आ गया, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब सवाल में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट फ्रॉम 1 2। ये 1 2 पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट एंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलने से ये बोला होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसका निकालने के लिए बोला है एरिया, और इसका एरिया कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं। एरिया निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला r * l³ बाय r² + l², r * l³ बाय r² + l²। so that is how we are going to get the area of this triangle। ये ट्रायंगल का एरिया हमको ऐसे मिलेगा। ओके तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज r? r इज रेडियस, r इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस, एंड व्हाट इज l? l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये फॉर्मूला का हिसाब से याद रख लो इसको, हम चाहेंगे तो कर भी सकते हैं पूरा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके ये लेंथ तो हमको पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद ये सेंटर हो गया, ये r हो गया, दिस इज r। ओके तो ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, क्लियर। अब इसमें r का वैल्यू तो दे दिया है 2, l कैसे निकालेंगे, पता है सबको l निकालने का तरीका क्या होता है। निकालने का तरीका l हम सीधा पॉइंट पुट कर लेते हैं उसका ऊपर, सर्कल का इक्वेशन का ऊपर, उसका रूट ओवर। ओके तो हियर r इज इक्वल टू 4 नहीं 2 और l का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 + 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला हो गया क्या, r * l³, 2 * 1 डिवाइडेड बाय r²,
4 प्लस 1 मतलब 2/5 स्क्वायर यूनिट 2/5 स्क्वायर यूनिट। चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, तुम लोग कर लेना। बोला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स दिस एंड दिस। दो सर्कल दिया है, ये दो सर्कल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, इसका मतलब दो सर्कल बाहर बाहर ही होगा, फिर अंदर अंदर हो सकता है, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये देख लेना बाहर बाहर होगा ये, है ना। तो ये दो सर्कल है, इनका भीतर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो क्या नहीं लगता तुम लोगों को कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स शुड बी दिस वन, यस और नो? यस यस सर। ये होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं C1 इसको लिख देता हूं, C2 इसको लिख देता हूं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्या होगा, C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कर लोगे ना? यस सर। यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है। So shortest distance is always C1 C2 minus R1 minus R2. Clear? यस सर। Okay. तो चलो with that हम लोग आज का क्लास खत्म